गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज चौटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। हम पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों का शरीर। पुष्पीय पादपों के शरीर के अंतर्गत अपन ने विभिन्न प्रकार के उत्तक, उनके प्रकार, किस किस कोशिकाओं से वे मिलकर बने हुए थे, इतना अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद अपना टॉपिक चल रहा था उत्तक तंत्र। उत्तक तंत्र किसे कहते हैं? तो आप लोगों को पता है कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई और सबसे सूक्ष्म इकाई भी हम कह सकते हैं कोशिका होती है। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कार्य, संरचना एवं उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाएं क्या करती है? समूह का निर्माण करती है, जिसे हम उत्तक कहते हैं। उसके बाद में उत्तकों के समूह को उत्तक तंत्र कहते हैं। उत्तकों के समूह को उत्तक तंत्र कहते हैं। और उत्तक तंत्र को अपन ने 3 भागों में विभाजित किया था। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, ये अपन ने पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत एपिडर्मिस और इसके ऊपर पाई जाने वाली एक अतिरिक्त संरचना क्यूटिकल, एपिडर्मिस से निकलने वाले अगर मूल के अंदर एक कोशिकीय मूल रोम, तने के अंदर बहुकोशिकीय रोम, जिन्हें ट्राइकोम्स भी कहते हैं, ये अपेंडेजेज है या एपिडर्मिस के उपांग है। और एपिडर्मिस के अंदर पाया जाता है क्या? रंध्र। तो रंध्र की संरचना, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा अपना उत्तक तंत्र है, वो है भरण उत्तक तंत्र। और तीसरा है भरण उत्तक तंत्र, इसका हम अध्ययन करेंगे। और तीसरा अपना उत्तक तंत्र है संवहनीय उत्तक तंत्र। तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया था कि सबसे पहले क्या है अपने पास? सबसे पहले सराउंडिंग लेयर जो है वो बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के बाद में वल्कुट है, और वल्कुट के बाद में जाइलम और फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम का अपना एक अलग उत्तक तंत्र हो गया, संवहनीय उत्तक तंत्र। और बाह्य त्वचा जो एक सुरक्षात्मक आवरण है, उसका एक अलग तंत्र हो गया बाह्य त्वचा उत्तक तंत्र। तो बाह्य त्वचा और संवहन मंडल को छोड़ दें, बाह्य त्वचा और संवहन मंडल को छोड़ दें, तो बाकी जो कुछ भी बच जाएगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? भरण उत्तक तंत्र के अंतर्गत। भरण उत्तक तंत्र के अंतर्गत अपने को सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि बाह्य त्वचा तथा संवहन मंडल के अतिरिक्त सभी उत्तक भरण उत्तक बनाते हैं। इसमें सरल उत्तक जैसे अपन ने 3 प्रकार के पढ़े थे, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये सारे के सारे क्या करते हैं? भरण उत्तक का निर्माण करते हैं। प्राथमिक तने में पेरेनकाइमिक कोशिकाएं वल्कुट, परिरंभ, पित्त तथा मज्जा किरणें या मज्जा किरणें, पित्त का नाम मज्जा भी है, होती है। पत्तियों में जो भरण उत्तक है वो पतले भित्ति वाले हरित लवक युक्त होते हैं। इसे पर्ण मध्योतक कहते हैं, क्योंकि पत्ती के अंदर आप लोग जानते हैं एक अपर एपिडर्मिस और एक लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस यानी ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा के बीच में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें पर्ण मध्योतक कहते हैं या मेसोफिल टिश्यू कहते हैं। और मेसोफिल टिश्यू जो है वो आगे अपन इसी चैप्टर में पर्ण का अध्ययन करेंगे, तो उसके अंतर्गत आ जाएगा अपना मेसोफिल टिश्यू जो है वो 2 भागों में विभाजित होता है, पेलिसेड टिश्यू और खंभ उत्तक। यहाँ उसकी अपन बात नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, भरण उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र के अंतर्गत बाह्य त्वचा को छोड़ दो और संवहन उत्तक को छोड़ दो। शेष जो भाग है, यानी सामान्यतः ये वल्कुट होता है, परिरंभ होता है, मज्जा होती है और मज्जा किरणें होती हैं। और वल्कुट की जो कोशिकाएं होती है वो तीनों प्रकार के सरल उत्तक जो अपने थे, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा व स्क्लेरेनकाइमा, अर्थात मृदुतक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक से मिलकर ये बने होते हैं। भरण उत्तक की भित्ति पतली पर्ण के अंतर्गत और क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है, तो उसे अपन पर्ण मध्योतक कहते हैं। उसके बाद में अपना बचता है लास्ट संवहनीय उत्तक तंत्र। तो देखिए संवहनीय उत्तक तंत्र, संवहन उत्तक तंत्र जो है इसका निर्माण कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम करते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। द्विबीजपत्री पादपों में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है। ऐसे संवहन बंडल जिनमें कैम्बियम उपस्थित होती है, ऐसे संवहन बंडल जिनमें कैम्बियम उपस्थित होती है, ऐसे संवहन बंडल में लगातार द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम, या यूं कह सकते हैं अपन द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, आगे अपना इसी चैप्टर में टॉपिक है द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? सेकेंडरी ग्रोथ का निर्माण कैम्बियम के द्वारा होता है, जिसके द्वारा वो क्रमशः द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करती है। इसलिए उन्हें
खुला संवहन मंडल कहते हैं। एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम उपस्थित नहीं होती है, चूंकि द्वितीय उत्तक नहीं बनते इसलिए उन्हें बंद संवहन मंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो संवहनीय उत्तक तंत्र है वो 3 प्रकार का हो सकता है। पहला कौन कौन सा? पहला अरीय, दूसरा संयुक्त बंद और तीसरा संयुक्त खुला। अब देखिए इन तीनों में क्या होता है। अरीय जड़ के अंदर सामान्य रूप से अरीय संवहनीय उत्तक तंत्र पाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर अपन जड़ की संरचना या जड़ की काट कर देखें, आंतरिक संरचना देखें, तो यहाँ जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, अर्थात जाइलम और फ्लोएम जो है वो अलग अलग त्रिज्याओं के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार के संवहन मंडल को अरीय संवहन मंडल कहते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न भिन्न त्रिज्या पर स्थित होते हैं तो ऐसे मंडल को, ऐसे संवहनीय मंडल को अरीय संवहन मंडल कहते हैं। जब जैसे कि मूल, और जब संयुक्त रूप से उपस्थित हो, संयुक्त रूप से उपस्थित का मतलब ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। जब जाइलम ये फ्लोएम मान लीजिए, ये जाइलम और ये फ्लोएम, तो जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या के ऊपर व्यवस्थित होते हैं तो इस प्रकार के संवहन मंडल को क्या कहते हैं? संयुक्त। ठीक है। और उसके बाद में अगर अपन बात करें बंद और खुला, ठीक है, तो एक देखिए 2 डायग्राम मैंने बनाई है। एक डायग्राम के अंतर्गत क्या दिखाई दे रहा है अपने को? कैम्बियम दिखाई दे रही है। ठीक है। जब कैम्बियम उपस्थित होती है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? कैम्बियम, और कैम्बियम को हिंदी में कहते हैं कैम्बियम या एधा। जब संवहन मंडल में एधा उपस्थित होती है या कैम्बियम उपस्थित होती है, यही कैम्बियम क्या करती है? द्वितीयक उत्तक का निर्माण करती है, जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो अगर कैम्बियम उपस्थित है तो इस प्रकार के संवहन मंडल को क्या कहेंगे? संयुक्त खुला। और जब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या के ऊपर व्यवस्थित होते हैं और कैम्बियम अनुपस्थित होती है तो इस प्रकार के संवहन मंडल को कहते हैं संयुक्त बंद। तो इस प्रकार से आज अपना ये टॉपिक उत्तक तंत्र जो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत अपन द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री जड़ और तने की शारीरिकी का अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पर्ण की शारीरिकी का अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत आप लोगों को डायग्राम अपने आप बना लेने हैं पुस्तक की सहायता से। मैं आप लोगों को जो एक बीजपत्री मूल है और द्विबीजपत्री मूल है, और एक बीजपत्री तना है और द्विबीजपत्री तना है, और एक बीजपत्री पर्ण है और द्विबीजपत्री पर्ण है, इनके बारे में दोनों के अंतर स्पष्ट कर दूंगा। और उसके पश्चात अपना जो ये द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शारीर है वो समाप्त हो जाएगा। तो डायग्राम बनाने में चूंकि बहुत अधिक समय लगेगा और ये एक सेलुलर डायग्राम है, आप अपनी पुस्तक में देखिएगा। ठीक है। तो वहां पर डायग्राम बनाने में बहुत अधिक समय लगेगा। वो डायग्राम आप अपनी पुस्तक की सहायता से बना लेंगे। हम यहाँ क्लास में केवल एक बीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल में अंतर स्पष्ट करेंगे। उसके बाद में एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना में अंतर स्पष्ट करेंगे। और जो हम अंतर के पॉइंट लिखेंगे, एक तरफ हम एक बीजपत्री मूल के लिखेंगे, दूसरी तरफ द्विबीजपत्री मूल के लिखेंगे। एक तरफ एक बीजपत्री तने के लिखेंगे, दूसरी तरफ द्विबीजपत्री तने के। एक तरफ एक बीजपत्री पर्ण के, दूसरी तरफ द्विबीजपत्री पर्ण के। तो अगर आपके एक बीजपत्री तने का डिस्क्रिप्शन आता है तो आप एक तरफ के पॉइंट लिख देंगे, और अंतर आता है तो दोनों तरफ के पॉइंट लिख देंगे, और चित्र जो है वो आप डायग्राम जो है वो पुस्तक की सहायता से तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक संपन्न हो जाएगा। आज हमने विभिन्न प्रकार के उत्तक तंत्रों के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।